मॉर्निंग सीधा सौदा के थर्सडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। एक दिन की छुट्टी के बाद पहले तो आप सबको हम सब की तरफ से ईद मुबारक। और एक दिन की छुट्टी के बीच में हुआ क्या कि पेन से ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स उभरते हुए नजर आए। तो पेन था वो डेल्टा वेरिएंट, उसका स्प्रेड, उसके चलते ग्लोबल ग्रोथ की कंसर्न्स, तो पिटाई हो रही थी शेयर बाजारों की, खासतौर पे यूएस की, और उसने मूड बिगाड़ा हुआ था। पर ट्यूसडे और वेडनेसडे दोनों ट्रेडिंग सेशन जो यूएस में हुए, दोनों में मजबूती। एक में 500 पॉइंट का उछाल डाउ में, अगले में 150-200 पॉइंट की मजबूती। तो वो जो 700 पॉइंट की मजबूती है, दरअसल वो हमें करनी है डाइजेस्ट यूएस की। पर अभी भी कुछ इफ्स एंड बट्स हैं। क्रूड वापस उछल गया, $72 पे आके खड़ा हो गया है। बॉन्ड यील्ड्स इंप्रूव हुई हैं, लेकिन वो एक इंपॉर्टेंट थ्रेशोल्ड पे आके रुकी हैं, जो अनसर्टेनिटी थोड़ी सी लाता हुआ। लेकिन हाँ, 700 पॉइंट की तेजी के बदले हमें ज्यादा मिलने नहीं वाला। 624, 625 के सामने इस समय दिखा रहा है 728। 100 पॉइंट ऊपर भारतीय बाजार, अगर मैं 2 दिनों की क्यूज बचाऊं तो 100 पॉइंट ऊपर एसजीएक्स निफ्टी खुलने के हमें दे रहा है इंडिकेशन। तो एक गैप अप होगा। गैप अप के बाद कितना सस्टेन करेगा, क्या फर्दर ऐड करेंगे या ऊपर की तरफ से ठंडे पड़ेंगे, ये तो पिच ही बताएगी। और नीरज जी ने आज सुबह पे पिच का मायना कर लिया है। नीरज जी, ये पिच क्या कहती है भाई? देखिए, 2 दिन का जो तेज़ी का माहौल था ग्लोबल मार्केट में यूएस में, तो उसका एडजस्टमेंट आप कह सकते हो सकता है, लेकिन मार्केट बहुत ऊपर सस्टेन करेगा ये मुझे नहीं लगता। उसका कारण ये है कि जो हमारी पिच है वो गीली बनी हुई, लगातार आपने देखा होगा कि कल बहुत भयानक बारिश हो रही थी सारा दिन, तो उसकी वजह से नरमी और नमी बनी हुई है। रीज़न ये है कि क्रूड फिर से बाउंस बैक कर रहा है, कोविड की चिंताएं हैं। अभी आप देखिए, एक नया केस निकल के आया है कि पहली डेथ हुई है H5N1 से, बर्ड फ्लू से। तो आज जो वेंकीज जैसे शेयरों के लिए बुरा दिन हो सकता है। तो मुझे लगता है कि ये जो चिंताएं हैं और ग्रोथ रिकवरी की चिंताएं हैं, कोविड को लेकर के कई सारे नए डेटा रिवील हुए हैं उसकी चिंताएं हैं, ये आगे चैलेंज बनाए रखेंगी। और बजाज फाइनेंस और फिनसर्व जैसी कंपनियों के वीक रिजल्ट्स इंडिकेट करते हैं कि पेन है, तो सस्टेन करना मुझे लगता है कि थोड़ा दिक्कत है। लेकिन ये इंडेक्स लेवल पे है। स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच में तेज़ी रहेगी, तो खरीदारी पे लार्जली फोकस। हाँ, इंडेक्स ठीक है। अच्छा, क्या है, जब पिच गीली हो ना तो लेदर बॉल से नहीं खेलना चाहिए, टेनिस बॉल से खेलना चाहिए। थोड़ी बहुत बाउंस ज्यादा कर जाती है। तो 10 के 10 बल्लेबाज है, टेनिस बॉल से खेलूंगा। तो शुरुआत जो है वो एक तेजी वाला घोड़ा है, हैवेल्स इंडिया। अब इस तरह की तेजी है कि प्रीवियस हाईज को ब्रीच कर गया है, तो अनचार्टेड टेरिटरी में है, बढ़िया स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बना हुआ है। और उस पर जो कल नंबर्स आए वो बेहद स्ट्रॉन्ग नंबर्स थे। तो स्ट्रॉन्ग क्वार्टर है, जो स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रही थी, एंटिसिपेट कर रही थी, उससे बेहतर। बिक्री में 75% का उछाल, EBITDA 170% का जंप, मार्जिन 400-500 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट, मुनाफा 270% का उछाल। तो अब खैर जिस क्वार्टर से कंपेयर कर रहे हैं वो लॉकडाउन वाला क्वार्टर था, पर फिर भी जो स्ट्रीट एक्सपेक्टेशंस थी, जो भी नंबर्स मैंने मेंशन करे, इनफैक्ट इवन मार्जिन्स 12-12.5% हमारी एक्सपेक्टेशंस के सामने 13.5% से ज्यादा मार्जिन्स। तो नंबर्स वाकई स्ट्रांग हैं, जो डाइजेस्ट कर रहे थे उससे ज्यादा। और दूसरी अच्छी बात, अनऑर्गेनाइज्ड हो और कंसोलिडेशन का जो मार्केट हो रहा है, उसमें ये लगातार मार्केट शेयर गेन कर रहा है। तो अच्छी तेजी के बाद भी स्ट्रीट का कन्विक्शन में लगता है हैवेल्स जैसे स्टॉक पे बना रहेगा। अगली कड़ी जो है वो क्रिसिल के बहुत स्ट्रांग नंबर्स, और क्रिसिल के नंबर्स दिखा रहे हैं कि ये रेटिंग एजेंसीज का धंधा, मोमेंटम, फ्लेवर वापस लौट रहा है। पर क्रिसिल नहीं ले रहा हूं, क्योंकि क्रिसिल में रिजल्ट्स के इन एंटिसिपेशन ऑफ स्ट्रांग नंबर्स बहुत तगड़ी तेजी देखने को मिल रही है। तो वो मेरे लिए थोड़ा इफ्स एंड बट्स हो जाता है कि ये तेजी सिर्फ रिजल्ट स्पेसिफिक थी, तो क्या अनवाइंडिंग का प्रेशर आ जाएगा, एनीबॉडीज गेस। तो मैं क्या कर रहा हूं, बाकी दोनों रेटिंग एजेंसीज जो वैसे भी थोड़ा ज्यादा कंफर्ट देती हैं क्रिसिल के वैल्यू, क्रिसिल सेक्टर लीडर है, प्रीमियम कमांड करेगा, ये कंफर्ट वाली बात गलत हो गई, लेकिन फिर भी उसके नंबर्स के चलते मुझे लगता है फ्लेवर में बहुत दिनों बाद आएंगी बाकी रेटिंग एजेंसीज। तो केयर रेटिंग और इकरा, और इनमें तो बड़ा केयर वेयर में तो बहुत ज्यादा कंफर्ट भी है अपने पीएल से वैल्यूएशंस के मुकाबले। तो केयर रेटिंग और इकरा दोनों में खरीदारी करने का मन, दोनों आज के जो नीश प्लेस हैं अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। हाँ, बिल्कुल सही है। और मुझे लगता है कि स्टॉक स्पेसिफिक जो अप्रोच है, इसमें खरीदारी में फोकस रहना चाहिए। लेकिन शुरुआत के 2 खिलाड़ी मेरे सेल कॉल वाले हैं, तो बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व, दोनों के नंबर काफ़ी कमज़ोर हैं।
साल दर साल आप देखेंगे तो बहुत ही कमज़ोर हैं और क्वार्टर एंड क्वार्टर भी कमज़ोर आए हैं। और कंपनी के जो NPAs हैं वो बढ़े हैं, राइट ऑफ बढ़ा है, इस वजह से आपको नंबर एडजस्टेड दिख रहे हैं। लेकिन ये एक बड़ी चिंता की बात हो सकती है, अगर ग्रॉस NPA 2.96 पर पहुंच गया है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो पहले 1.79 था, ये मैसिव कंसर्न होना चाहिए। कई ब्रोकरेज हाउस कहते हैं कि अनदर राउंड ऑफ डाउनग्रेड हो सकता है इन स्टॉक्स का। देखिए बहुत ज़्यादा पैंडमिक की वजह से बहुत सारी जो रिटेल लोनिंग हुई है उसमें दिक्कतें आती दिख रही, तो ये रिजल्ट्स में दिख रहा है। तो स्टॉक काफ़ी चल चुका है, अगर ये स्टॉक नहीं चला होता क्वार्टर के दौरान तो शायद इम्पैक्ट कम आता, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से नतीजे आए हैं उससे यहाँ पे एक सेल कॉल बनती है। इसलिए बजाज फाइनेंस और फिनसर्व दोनों में ही बेच के यहाँ पे चलना चाहिए। तीसरा स्टॉक बता दूँ, 3-3 करके लेते हैं। सिंजीन मुझे नतीजे बेहतर दिख रहे हैं। कुछ लोग कहेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर काफ़ी वीक दिखे हैं और जिस एक दवा की वजह से नंबर बहुत अच्छे आए थे वो है, लेकिन मैं उसको दूसरे नज़रिए से देख रहा हूँ। कंपनी ने कई सारी डील्स क्लॉक की हैं। एक HIV के लिए इनको जो है एक लंबा कॉन्ट्रैक्ट मिला है 5 साल का, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए बेसिकली फार्मा कंपनी नहीं है, ये एक प्लेटफॉर्म कंपनी है जो दूसरों के लिए काम करती है और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि अगर आपको एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए और उसमें फिर एंट्री बैरियर हो जाते हैं, आपकी एक रेपो बन जाती है। तो सिंजीन का जो बिज़नेस मॉडल है उसको देखते हुए ये जो 2 डील्स हैं इनकी जो क्लॉक की हैं, 400 से ज़्यादा इनके जो है एक्टिव क्लाइंट्स हैं, वो मुझे लगता है कि पसंद करेंगे लोग और नतीजे भी स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ पे खरीदारी करके चल सकते हैं। हाँ, तो आपने फार्मा का तड़का डालना शुरू करा तो एक ग्रैन्यूल्स इंडिया को अडाप्ट रखिएगा। ऑफ हाई ट्रेड करा है मेरे ख्याल से 440 के साल के हाईज और 370 ऑड लेवल्स पर ग्रैन्यूल्स कामकाज करता हुआ, तो अच्छे लेवल्स थे। फार्मास्यूटिकल जब अनसर्टन एनवायरनमेंट है थोड़ा सा आउट परफॉर्म करता है। प्लस इस कंपनी की जो US सब्सिडरी है वर्जीनिया USA में, ग्रैन्यूल्स फार्मास्यूटिकल्स इंक, उसका एक प्री अप्रूवल इंस्पेक्शन होना था। उन्होंने दरअसल 3 एप्लीकेशंस रखी थी अप्रूवल के लिए उस फैसिलिटी से, तो 2 ऑब्जर्वेशन सामने आए। कोई माइनर ऑब्जर्वेशंस थे, कंपनी ने जवाब दे दिए उनके और US FDA ने फाइनली उस फैसिलिटी को हरी झंडी दे दी। अच्छी खबर कंपनी के लिए। मुकंद वो बजाज ग्रुप की कंपनी थोड़ा सा ऑफ हाई ट्रेड कर रही है, हाई बीटा वाला स्टॉक है। इसमें लार्ज ट्रेड हुआ था, तो कुछ बजाज ग्रुप एंटिटीज के साथ कुछ अदर देन बजाज ग्रुप के प्रमोटर्स जो थे, अदर देन बजाज प्रमोटर्स जो थे, उन्होंने माल बेचा था और बजाज ग्रुप की बाकी कंपनीज ने वो माल खरीद लिया था। कल CCI ने उसको मंजूरी दे दी, तो प्रमोटर्स का ऑलरेडी 74-75% थ्रेशोल्ड के पास स्टेक है। बजाज ग्रुप का 54-55 था, अब ये वापस CCI ने जो मंजूरी दे दी 15% के आसपास एडिशनल स्टेक, तो उनका और पकड़ मजबूत होती हुई में नजर आएगी। CCI का नॉट एक सेंटिमेंट पॉजिटिव, इसीलिए यहाँ पे खरीदारी। नीरज जी आपके 5 हो गए क्या? नहीं ना, अभी 3 हुए। हाँ, अभी 3 हुए, 2 और स्टॉक यहाँ पे जुड़े हुए उसी से फार्मा केमिकल्स हैं। ग्लैंड फार्मा के रिजल्ट देखिए आप, चाहे तिमाही दर तिमाही देखिए, चाहे साल दर साल देखिए, कंपनी ने आउट परफॉर्म किया है। 30% रेवेन्यू बढ़ के आया है इस तिमाही के दौरान, 1215 करोड़ का, और मुनाफा जो है करीब 35% बढ़ के 350 करोड़ आया है। तो नंबर बहुत स्ट्रांग है ग्लैंड फार्मा के, और जो बिजनेसेस हैं इनके वो तो आपको पता ही है कि बहुत ही स्ट्रांग है और तमाम कोविड से रिलेटेड काम कर रहे हैं, वैक्सीन का भी काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है इसको ध्यान में रखना चाहिए। नंबर बहुत अच्छे हैं और स्टॉक बहुत ज़्यादा चला नहीं है अभी। रैलीज इंडिया अगला स्टॉक है 5वां, इसके भी नंबर जो है आउट परफॉर्म करते हुए मुझे दिख रहे हैं। 55-56% की ग्रोथ रेवेन्यूज़ में और 9 टाइम्स प्रॉफिट बढ़ के आया है, तो बहुत लो बेस से ऊपर आ गया। अगर आप इसको कंपेयर करें तो 9 करोड़ के सामने 83 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने क्लॉक किया है। जिस सेगमेंट में है उसका आउटलुक बहुत अच्छा है, तो एग्रोकेमिकल, API, इसमें ध्यान रखिएगा। रैलीज इंडिया में खरीदारी कर सकते हैं। 340-345 का टारगेट होना चाहिए। आशीष डिपेंडेबल। हाँ, वो आपकी जो फेवरेट कंपनी है उसकी लिस्टिंग की तैयारी हो रही है, जोमेटो की। जोमेटो स्केड्यूल तो मेरे ख्याल से मंडे को लिस्टिंग होगी, हाँ। लेकिन कह रहे हैं एडवांस कर दी जाएगी, तो पता नहीं, शायद हो सकता है कल हो, जब भी हो। अब जोमेटो की लिस्टिंग से पहले इन्फो एज को अडाप्ट रखिएगा, है ना। इन्होंने तो अच्छा करा था कि जो पहले 700 करोड़ का माल छोड़ रहे थे आधा कर दिया था, और अब जिस तरह का रिस्पॉन्स आया था एटलीस्ट इंस्टीट्यूशंस की तरफ से, उसके चलते अच्छी लिस्टिंग होगी, बेहतर लिस्टिंग होगी। अच्छी तो नहीं कहूंगा, बड़ा साइज है। तो इन्फो एज रडार पे, और ऊपर से पॉलिसी बाजार के लोग पूरे छुट्टी के दौरान खबरें आ रही थी, वो ROC जो फाइलिंग हुई उससे डेटा टिटोला जा रहा था, तो अब वो पॉलिसी बाजार के IPO एकदम लाइंड अप सामने खड़ा हुआ। तो इन्फो एज मुझे लगता है थोड़ा सा मोमेंटम गैदर करना चाहिए, इसीलिए डिपेंडेबल कदम।
मेरा डिपेंडेबल स्टॉक है शाफलर इंडिया और इसके भी रिजल्ट के आधार पर लिए इसमें ये कंपनी घाटे से मुनाफे में आ गई है। 42 करोड़ का इनको नुकसान था। एक कैलेंडर ईयर के हिसाब से चलते हैं तो उसके हिसाब से इनको अभी 128 करोड़ के प्रॉफिट में आ गए हैं और रेवेन्यूज़ भी इनके जो है 450 के सामने 1250 करोड़ है। तो कंपनी में एक टर्नअराउंड स्टोरी देखने को मिल रही है मुझे। हाई टिकट साइज़ का स्टॉक है लेकिन कंपनी बहुत ही अच्छी है, तो मुझे लगता है यहाँ पे एक फोकस किया जा सकता है। 5550 के टारगेट से शाफलर इंडिया में खरीदारी कर सकते हैं। एक क्विक ब्रेक ले लेते हैं यहाँ पे। ब्रेक से जब लौट के आएंगे तो आपको फ्री हिट और पिंच हिटर्स बताएंगे। स्वागत है एक बार फिर से आपका और अब बारी है फ्री हिट और पिंच हिटर्स के। और फ्री हिट के तौर पे लिया है केशोराम इंडस्ट्रीज़। इसमें कल एक्सचेंज में जो उन्होंने जानकारी दी है उसके मुताबिक कंपनी जो है 105 रुपये के प्राइस पे 31,74,000 शेयर प्रेफरेंशियल बेस पे अलॉट करेगी और इसी प्राइस पे 63,49,000 कन्वर्टेबल फुली कन्वर्टेबल वारंट्स जारी कर रही है। जारी किसको कर रही है? उशीनारा ट्रेडिंग एंड सर्विसेज कंपनी को, जो कि इसको लेगी। करंट प्राइस इसका 88 रुपये के आसपास है। तो मुझे लगता है कि इस खबर के चलते स्टॉक में एक मूवमेंट आ सकता है, खरीदारी करके कर सकते हैं। 95 का टारगेट। अगला स्टॉक है राजरतन ग्लोबल वायर। ये बड़ी इंटरेस्टिंग कंपनी है। जो टायर में लोहे का तार लगता है उसको बनाने वाली कंपनी है, ग्लोबल लीडर है। उसी तार की वजह से आपके टायर में वो ताकत आती जो रोड और गाड़ी के बीच के वेट को वहन करती है। इंटरेस्टिंग ये है कि नतीजे तो बहुत दमदार है ही हैं। 180% की ग्रोथ के साथ 182 करोड़ के रेवेन्यूज़ और 1200 गुना बढ़ के यानी 1.5 करोड़ से बढ़ के 22 करोड़ का प्रॉफिट किया है। नतीजे तो बहुत ही शानदार है, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग है तमिलनाडु में एक ग्रीन फील्ड प्लांट लगाएंगी। कैपेक्स करने जा रही कंपनी, और कैपेक्स कंपनी तभी करती है जब उसको भविष्य दिखता है कि बहुत बड़े ऑर्डर्स आने वाले हैं। थाईलैंड की इनकी जो यूनिट है वहाँ पे भी फुल कैपेसिटी में काम शुरू हो चुका है। मुझे लगता है स्टॉक को डार पर रखिएगा। स्मॉल कैप कंपनी है लेकिन बहुत बढ़िया रिजल्ट्स और नई खबर। ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट की तक खरीदारी करना चाहिए। 1750 का टारगेट। अच्छा, आज कल छुट्टी के दिन जब मैं सोच रहा था टीम बनानी है ना, आराम से बन जाएगी। अब तो जिस तरह की ग्लोबल तेजी है, बैंक्स और मेटल्स लेंगे और काम हो जाएगा। आज सुबह आके थोड़ा सा मूड बदल गया, तब रियलाइज वो फार्मा रिजल्ट जो छोड़ दिए, गलती कर दी। थोड़ा सा मूड सॉम्बर है, उस तरह का यूफोरिया नहीं है, ध्यान रखिएगा। फिर भी मैं सिलेक्टिवली जा रहा हूँ उस मेटल और उस बैंकिंग पैक में। तो आईसीआईसीआई बैंक खरीदारी करना है। एचडीएफसी बैंक, बजाज फाइनेंस वो पेन हाईलाइट कर रहे हैं, पर मैंने जब सेल भी करा था आईसीआईसी बैंक तो उस तरह का मीनिंगफुल करेक्शन नहीं आया था। ध्यान रखिएगा, स्ट्रेंथ, रिलेटिव स्ट्रेंथ नजर आ रही है। उस रिलेटिव स्ट्रेंथ को बैंक करने की कोशिश। और दूसरा वेदांता। अक्रॉस द बोर्ड मेटल्स में उस तरह की तेजी नहीं होगी क्योंकि चाइना फिर से अपने रिजर्व्स को थोड़ा सा बाजार में छोड़ रहा था, है ना। पर क्या है, ग्लोबल अनसर्टन एनवायरमेंट से हम वापस थोड़ा सा बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं ना, हिम्मत कर रहा है बाजार। कच्चा तेल अच्छा उछाल दिखा रहा है, रिकवरी को लेकर भरोसा जागने लगा है वापस स्ट्रीट का। तो वो जो डर था थोड़ा अबेट हुआ है इस दौरान, इसीलिए सिर्फ वेदांता। दोनों में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, गेन्स को इनकैश करने की कोशिश दिन के दौरान करेंगे, पर ये दोनों शायद हो सकता है अपने अपने पैक्स में आउट परफॉर्म करेंगे। इस नोट पर क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर आखिरी के 2 स्टॉक्स और टीम्स का क्विक रैप अप। एक बार फिर से स्वागत है आपका और अब बारी है आखिरी के 2 स्टॉक्स पिंच हिटर्स की। इसमें एक कंपनी है महिंद्रा CIE ऑटोमोटिव्स। इसके भी रिजल्ट्स मुझे ठीक लग रहे हैं। प्रॉफिट इनका जो है काफ़ी बढ़ा है, बहुत लो बेस था लेकिन उसके सामने 13 गुना प्रॉफिट बढ़ना बड़ी बात है। 136 करोड़ का प्रॉफिट आया है 10 करोड़ के सामने, और जो रेवेन्यूज़ है वो 2054 करोड़ आए हैं। -7% की कमज़ोरी है, लेकिन अगर आप इस बाज़ार में देखें तो नतीजे आपको बेटर दिखेंगे क्योंकि मार्जिन इम्प्रूव्ड है और आगे की पिक्चर भी बढ़िया दिख रही है। तो इन नतीजों के आधार पर इसमें खरीदारी कर सकते हैं और 3.5 रुपये का EPS सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव हुआ है। 10वां स्टॉक है ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स। कल इन्होंने एक्सचेंज में दिया है जानकारी कि प्रमोटर इसको डिलिस्ट करना चाहते हैं। उन्होंने प्रोसेस इनिशिएट करने के लिए अपनी अर्जी दे दी है। अब देखना है कि क्या प्राइस होता है, कितना ऑफर होता है, कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये सारे क्वेश्चंस हैं। लेकिन इस बीच में स्टॉक में एक मोमेंटम बन सकता है, तो 170 के टारगेट के साथ ऑल कार्गो में खरीदारी की जा सकती है। ओके, लास्ट में जाते थे 2 स्टॉक, दोनों एक ही कड़ी से जुड़े हुए। पहला है मॉसचिप टेक्नोलॉजीज। जब टाटा मोटर्स का वो अपडेट आया था चिप शॉर्टेजेस को लेकर, तब वो 7 तारीख को
पहली बार ये मॉस्चिप और एएसएम टेक्नोलॉजीज दोनों को उसी कड़ी में मेंशन करा था। रिसेंटली ये स्टॉक अपने हाइस से करेक्ट हो चुके हैं, लेकिन आज करेक्शन के बावजूद उस 7 तारीख के से अब तक 25% का रिटर्न ये स्टॉक दे चुका है। बीच में तो हाइस और भी तगड़े थे। और अब देखिए नंबर्स, मैंने कहा था Q4 के नंबर्स अच्छे हैं, Q1 पे नजर रखिएगा। Q1 में साल दर साल आए 50% और Q on Q 20% बढ़ी। घाटा था पिछले साल इसी क्वार्टर में 3-3.25 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 1-1.25 करोड़ का घाटा, इस बार कर दिया 1.25 करोड़ का मुनाफा। टर्न अराउंड। इसीलिए कह रहा था मॉस्चिप को रिडाप रखेंगे, ट्रेडिंग वाला बैठे उसी तरह ट्रीट करेंगे। एएसएम टेक्नोलॉजी साथ साथ लिया था, ये भी करेक्ट हो गया और अभी भी लेकिन 21% उस दिन से ऊपर इस समय आपको कामकाज करता हुआ नजर आएगा। और इसके पास 2000 से ज्यादा लोग हैं, 2000 से ज्यादा पर्सन ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट स्पेस को लेकर। तो ये दोनों कंपनी, इसके भी नंबर्स लास्ट क्वार्टर के अच्छे थे, तो इसीलिए सुपुगाहट है कि इस बार भी कुछ बेहतर परफॉर्म करेगी। खैर मॉस्चिप के बाद ट्रेडिंग बेट बन जाते दोनों में, इसीलिए खरीदारी करने के मौके। क्विकली मेरी 10 की टीम जरा स्क्रीन पे दिखाइए। एक्सपायरी का दिन है, 10 के 10 बल्लेबाजों के साथ ही उतर रहा हूं, थोड़ा आज स्टॉप लॉस लगा के अप्रोच करेंगे दिन को। हैवेल्स इंडिया ताबड़तोड़ तेजी स्टॉक में ऑलरेडी बनी हुई है, प्रीवियस हाइज को ब्रीच कर चुका है, नंबर्स थम्स अप है, बहुत बढ़िया नंबर्स, इसीलिए मेंशन कर रहा हूं। क्रिसिल के नंबर्स अच्छे थे, लेकिन स्टॉक में बहुत तगड़ी तेजी नंबर्स से पहले आई है, इसीलिए इसके पीयर सेट केयर रेटिंग और इकरा को रिडाप रखिएगा, शायद ये ज्यादा स्टॉक्स आउट परफॉर्म करें उस अच्छे नंबर्स के दम पर। ग्रैन्यूल्स इंडिया ऑफ हाइज ट्रेड कर रहा है, फार्मा थोड़ा सा स्वीटर स्पॉट पे आज वापस नजर आ रहा है, गैप अप के बावजूद, जब आई बीटा होनी चाहिए था एक्चुअली फोकस में। तो ग्रैन्यूल्स की तरफ से एक यूएस फैसिलिटी को यूएसएफडी से हरी झंडी मिल गई। मुकन में सीसीआई ने वो बजाज ग्रुप के स्टेक एक्विजिशन को हरी झंडी दिखा दी। इन्फोएज, वो जोमेटो का आईपीओ, वो पॉलिसी बाजार की अनलॉकिंग की उम्मीद, तो ये स्टॉक चलना चाहिए, टाइम करना मुश्किल है मेरे लिए, लेकिन अभी भी थोड़ा सा आउट परफॉर्मेंस बचा है स्टॉक का। आईसीआईसीआई बैंक और वेदांता इस गैप अप को चेस करने का तरीका, और दो सेमीकंडक्टर रिलेटेड कंपनी। मॉस्चिप ने बहुत अच्छे नंबर्स टर्न अराउंड डिलीवर कर दिया, तो वो मेंशन्ड है, और साथ साथ इसीलिए एएसएम टेक्नोलॉजीज को वापस फीचर कर रहा हूं टीम में नजर डालिए। शुरुआत के 2 खिलाड़ी बिकवाली वाले हैं, बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व, क्योंकि नतीजे थोड़ा वीक हैं और इस बार के रिजल्ट्स में ये खास बात देखने को मिलेगी, जो टॉप कंपनीज़ हैं बाजार उनके नतीजों से खुश नहीं है, चाहे वो टीसीएस के हों, इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक, इन सब को देखते हुए मुझे लगता है कि स्टॉक थोड़ा अंडर परफॉर्म करेगा। सिंजीन, ग्लैंड फार्मा, रेलिस ने बहुत अच्छे नतीजे पेश किए हैं, तो यहाँ पे ध्यान दिया जा सकता है। सिंजीन ने कई सारी डील्स क्लॉक की हैं जो लंबे समय की हैं, तो इनके लिए अच्छी खबर है। शॉफलर इंडिया टर्नराउंड पूरी स्टोरी दिख रही है, काफ़ी ज़बरदस्त नंबर है यहाँ पे, तो उसमें खरीदारी कर सकते हैं। केशोराम इंडस्ट्रीज़ में प्रेफरेंशियल बेसिस पे वारंट और शेयर इशू किए जा रहे हैं 105 रुपये के प्राइस पे, जो करंट प्राइस से ऊपर है, तो यहाँ तेज़ी बन सकती है। राजरतन ग्लोबल वायर्स ने नतीजे तो तूफानी दिए ही हैं, और साथ ही एक नया ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट भी है तमिलनाडु में लगाने जा रहे हैं, वो भी खबर काफ़ी पॉजिटिव के लिए मानी जाएगी। महिंद्रा सीआई के नतीजे काफ़ी बेहतर हैं, यहाँ पे ध्यान दिया जा सकता है, और ऑल कार्गो की डिलिस्टिंग की कहानी है, तो उसकी वजह से स्टॉक में थोड़ा मूवमेंट बन सकता है। Wait for the boss. तो शैलेंद्र जी का आज जन्मदिन है, और बहुत बहुत शुभकामनाएं शैलेंद्र जी। और जिस तरीके से हम लोगों ने पैंडेमिक के दौरान मस्ती के साथ मार्केट को ट्रैक किया, काम किया, वो सब बहुत मज़ा आया। और मेरी ये कामना है कि आपका जलवा जलाल रहे, और लखनऊ की लैंग्वेज में कहें कि भौकाल टाइट रहे एकदम, और जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं आपको, और आप ऐसे ही हंसते मुस्कुराते मस्ती करते रहे। आशीष, आप क्या जोड़ना चाहते हैं? जी, मैं तो कहना चाहता था 18 साल पूरे करने की आपको हार्दिक बधाइयाँ सर। सावन का महीना चल रहा है और उसमें भी 18 साल पूरे कर रहे हैं शैल जी, गजब है मतलब। जी बिल्कुल। जी
तो ये बात तो बिल्कुल क्लियर हो ही गई कि मेरी उम्र कितनी है, तो आगे के सारे सवालों पर एक विराम लग चुका है। नीरज जी और आशीष जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस दिन याद किया। और मैं ये मान के चलता हूँ कि इसी प्यार मोहब्बत से निफ्टी को 50,000 और सेंसेक्स को 2.5 लाख तक पहुँचा ही देंगे। मूड माहौल बाजार में बढ़िया है। पिछले 2 दिन हम लोगों ने थोड़ा आराम किया और साथ ही साथ डाउ ने लगभग 780 पॉइंट की रैली दे दी 2 दिन। तो आज बढ़िया रहेगा वीकली एक्सपायरी वाले दिन। वीरेंद्र जी जुड़े हुए हैं, उनसे चर्चा करते हैं। लेकिन बहुत बहुत आपका आभार। मैं बस ये मान के चलता हूँ, अगर ज़िंदगी में खुशी रहे और अच्छे दोस्त इस जिंदगी में साथ रहे। शैली, तो अमेरिकन मार्केट भी देखिए पिछले 2 दिन से यही तैयारी कर रहे थे कि बर्थडे सेलिब्रेट करना है, तो तूफानी तेजी 800 पॉइंट की तेजी 2 दिन में डाउ जोन्स ने दिखाई है और सारे एवरेजेस को पार करके चला गया। वीरू, कोई शेयर लिखा है क्या आपने आज? आज तो शैली के ऊपर शेयर लिखना चाहिए था आपको। जी हाँ, आज हालांकि बुल्स का दिन नजर आ रहा था नीरज जी, लेकिन आज बाजी मार ली है शैल जी ने। तो शैल जी, सबसे पहले तो आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं। और जब मेरे को मालूम चला कि जन्मदिन आपका है तो मैंने अपनी शायरी को तब्दील किया, बदला। बुल्स से अब शायरी का विषय है शैल जी। और शैल जी पे जब 4 पंक्तियां लिखी तो बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी। जो बीते साल उनके साथ गुजारे हैं उसी को याद करते हुए ये 4 लाइनें लिखती हैं। अर्ज करता हूँ, गौर फरमाइएगा। शैल जी, आपके लिए ये 4 लाइनें आपके जन्मदिन पर प्रस्तुत हैं कि यूं ही चहकते चहकते, कुछ नया नहीं जोड़ा है, वही लिख दिया है जो आप बोलते हैं कि यूं ही चहकते चहकते, मुस्कुराते मुस्कुराते, ठहाके लगाते, बस गुजर जाए साल यूं ही तुम्हारा। यूं ही चहकते चहकते, मुस्कुराते मुस्कुराते, ठहाके लगाते, बस गुजर जाए साल यूं ही तुम्हारा। गुड़ की रबड़ी हो, महकती बिरयानी हो, जौ का पानी हो, न कोई परेशानी हो, बस गुजर जाए साल यूं ही तुम्हारा। शैल जी, आपको हमारी तरफ से शुभकामनाएं। वीरेंद्र जी, वाकई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपनी 4 लाइनें मेरे लिए लिखी और गुड़ की खीर, बिरयानी और जौ का पानी, तैयारी कीजिए, बढ़िया पार्टी होगी और मज़े लेंगे सब लोग। चलिए वापस बाजार पर ध्यान देते हैं। और हम सबको पता है कि हमारे वाजपेयी साहब के इतने ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स हैं अमरीकी बाज़ारों में कि उन्होंने मेरे लिए डाउ में पिछले 2 दिनों में 784 अंक की रैली करवाई है। तो मूड और माहौल बिल्कुल चुस्त और दुरुस्त है। तैयारी कीजिए एक शानदार बाउंस बैक की निफ्टी और बैंक निफ्टी में इस वीकली एक्सपायरी वाले दिन। लेकिन कौन सी सबसे अहम हेडलाइंस हैं, हम वो आपके सामने अभी पेश करते हैं।